हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है प्रेम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपने ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है तो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का आकार व स्थिति। तो देखो, भारत के आकार व स्थिति है ना, ये टॉपिक भारत में जितने भी प्रतियोगिता है किसी भी स्टेट की हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई सी भी स्टेट की एग्जाम हो, पीसीएस वगैरह पीसीएस की एग्जाम हो, और राजस्थान की हम बात करें तो लगभग सभी भर्तियों में इंडियन ज्योग्राफी से इस टॉपिक के है ना एक या दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप होते ही है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बात करें भारत के आकार व स्थिति। तो देखो, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, तो उनको हमने लिया है। एक तो है अपने एनसीईआरटी क्लास 9 की किताब है ज्योग्राफी की, जिसमें भारत आकार व स्थिति एक ये टॉपिक है। ठीक है। दूसरी किताब से लिए हमने बुक है एनसीईआरटी की, चलती है क्लास 10वीं के लिए, ज्योग्राफी है, इसमें भारत व आकार टॉपिक दिया गया है। तीसरा जो सोर्स है हमारे इस टॉपिक का वो है एनसीईआरटी क्लास 11th, उसमें भारत स्थिति के बारे में बताया गया कि भारत की स्थिति क्या है। तो देखो, यह महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे। वैसे देखें तो भारत के आकार व स्थिति की एक लंबी क्लास होती है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास होती है, लेकिन हमने ऐसी मतलब स्लाइडें तैयार की है जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और वो भी कम समय में। तो 40-45 मिनट के समथिंग क्लास रहेगी अपनी। बाकी आप आराम से ध्यान से देखें। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको हर एक बिंदु समझ में आएगा, और आप 1-2 बार इसको रिपीट लगा के भी देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा आपके टॉपिक, बहुत ही सरल भाषा में। तो देखो, पहली स्लाइड रहेगी अपनी भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं या भारतीय उपमहाद्वीप की परिभाषा क्या है? तो देखो, भारतीय उपमहाद्वीप एक देश नहीं है, बल्कि 2-3 देशों क्या है, समूह, एक स्थल है जिसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो देखो, ये एनसीईआरटी की जो हमने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर डाली है पीडीएफ में। तो देखो, पहला है आकार। भाई, भारतीय उपमहाद्वीप का आकार क्या है? तो देखो, इसमें बताया गया है भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। कि भारत का जो आकार है ना, तो इसने क्या है, भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत है। तो देखो, भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तरी भाग है उसमें क्या है, ऊंचे पर्वत है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बहुत सारी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं। तो देखो, ये कह रहा है कि उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में क्या है, वनों से आच्छादित पहाड़ियां हैं। वनों से आच्छादित क्या है, पहाड़ियां हैं। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जो मैप डाल रखा है आपने नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसमें देखेंगे आराम से। जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव है। तो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें क्या है, थार का मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से क्या है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो इसी की बात की गई है कि मरुस्थल में क्या है, रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहत भौगोलिक इकाई है। बृहत भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की परिभाषा पूछे आपसे तो बता देना कि उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां, दक्षिण में क्या है, विशाल हिंद महासागर, और उत्तर में क्या है, विशाल हिमालय पर्वत। इससे क्या बनती है, एक वृहत भौगोलिक इकाई बनती है। इसे क्या कहा जाता है, भारतीय महाद्वीप कहा जाता है। इसके आगे बात करें तो इसमें पाकिस्तान,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखो कौन कौन से देश शामिल है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। तो देखो पाकिस्तान बांग्लादेश ये तो भारत के ही हिस्से रहे हैं ना, आजादी से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भारत के हिस्से हैं, बल्कि नेपाल और भूटान ये भी अपने मित्र राष्ट्र है। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। भूतकाल में हिमालय क्या है, अपनी ऊंची पहाड़ियों से एशिया को भारत से अलग करता रहा है। एशिया को क्या है, भारत से अलग करता रहा है। खैबर, सिपकोला, नाथुल्ला तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दरों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। तो देखो भारत से उत्तरी दिशा में एशिया की तरफ जाते हैं ना, जैसे चीन है, अफगानिस्तान हो गया, उधर आगे मंगोलिया हो गया। तो देखो खैबर है, सिपकिला, नाथुला था, बोमडीला कुछ दर्रे हैं, इनसे ही रास्ते बने हुए हैं। बाकी हम पहाड़ों की चढ़ाई करके नहीं जा सकते, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, 6100 मीटर की औसत ऊंचाई के पहाड़ है। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। तो देखो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहां से। तो देखो उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। तो भारत के उत्तरी दिशा में हिमालय, विशाल हिमालय पर्वत है, विशाल हिमालय पर्वत है। पूर्वांचल में क्या है, तो यहाँ की पूर्वांचल की पहाड़ियां, जो पूर्व का भाग है, तो यहाँ क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। देखो पश्चिम में क्या है, सिंधु का मैदान है और बाकी थार का मरुस्थल। आपको थोड़ा लाइट कलर में दिख रहा होगा, ये है थार का मरुस्थल। इसके बाद में देखो ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है हिस्सा, ये है प्रायद्वीपीय पठार में कुछ पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार में कुछ पहाड़ियां, रेंज है, पहाड़ियों की क्या है, रेंज है, पर्वतमालाएं हैं। इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट, और इसे बोलते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इस प्रकार दोनों जो प्रायद्वीपीय भाग है उनमें दोनों तरफ क्या है, पहाड़ियां हैं, पर्वतमालाएं हैं। तो जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो हम इसे और समझेंगे आसान भाषा में। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड है, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताया गया है कि भारत को हिंद महासागर में वर्चस्व स्थिति तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे चीन, जापान जैसे औद्योगिक देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को, अफ्रीका, औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप तथा तेल संपन्न पश्चिमी एशियाई देशों, जिसे हम आमतौर पर खाड़ी देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाड़ी देश भी कहते हैं, खाड़ी कंट्रीज, खाड़ी देश भी कहते हैं, को जोड़ने वाली व्यापारिक जलीय मार्ग तटरेखा से होकर गुजरती है। इसके साथ साथ कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भारत से होकर गुजरती है। देखो इसे हम समझेंगे अगली स्लाइड में। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत का महत्व और अधिक हो गया है। तो देखो पहले क्या है, एशिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया से जिसे यूरोप जाना होता था ना, तो वायु मार्ग था नहीं, वायुयान वाला सिस्टम था नहीं, तो क्या है, नावों के थ्रू जाया जाता था, नावों के थ्रू जाना होता था। तो देखो जो रास्ते हैं, समुद्री रास्ते हैं, वो क्या थे, यूरोप जाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगा के जाना पड़ता था। यूरोप जाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप का पूरा एक चक्कर लगाओ, फिर आगे यूरोप आता था। जब तो इससे क्या है, बहुत काफी टाइम लगता, खर्चा भी ज्यादा रहता। इसके बाद में क्या है कि 1869 में क्या है, स्वेज नहर बनी, और ये 1869 में स्वेज नहर बनी। इससे क्या हुआ कि भारत का महत्व और अधिक हो गया। तो देखो स्वेज नहर क्या है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और लाल सागर कहां पड़ता है, लाल सागर पड़ता है जो खाड़ी देश है, यहाँ पे जो अरब प्रायद्वीप है वहां पे पड़ता है लाल सागर,
और यूरोप के दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर। तो देखो यहां इससे फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि भारत से यूरोप की दूरी है ना, भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर तक कम हो गई थी। स्वेज नहर बनने के बाद में भारत से यूरोप जाने के लिए आपको 7000 किलोमीटर की कम यात्रा करनी पड़ेगी, कम यात्रा करनी पड़ती है। देखो इसमें बता रखा है कि भाई जितने भी भारत का महत्व है ना, व्यापारिक मार्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारिक मार्ग पर क्या है, भारत स्थित है। देखो आपको जो ये डॉट डॉट वाले रास्ते दिख रहे हैं ना, ये जो जोड़ते हैं यूरोप को पूर्वी एशिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया से, तो ये क्या है, रास्ते हैं। जैसे अपने होता है ना एनएच, नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, हाईवे होता है ना स्थल पे, तो वैसे ही समुद्र में क्या है, निश्चित रास्ते बना रखे हैं भाई, यहां से आपको जाना है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया से यदि यूरोप जाना हो नाव लेके, तो भी भारत के पास से होकर गुजरना पड़ेगा। और बल्कि चीन, जापान, इनसे यूरोप जाना हो तो भी भारत के नीचे से होकर जाना पड़ेगा। इसके साथ भी जितनी फ्लाइट, देखो ऑस्ट्रेलिया से यदि यूरोप फ्लाइट में जाना हो ना, तो दूरी काफी है, एक बार में फ्लाइट यूरोप जा नहीं सकती, तो बीच में क्या है, थोड़ा आराम भी देना पड़ता है, क्यों फ्यूल वगैरह की कमी होती रहती है। तो क्या है कि बार बार जगह स्टॉपेज रहते हैं उनके। तो ऑस्ट्रेलिया से आई चेन्नई आ गया, समझ लो चेन्नई से मुंबई उतार दिया, मुंबई से आपको डायरेक्ट यूरोप। इस प्रकार भारत जल मार्ग और वायु मार्ग दोनों पे क्या है, अपना महत्व रखता है। ठीक है, ये तो क्लियर है कॉन्सेप्ट आपके। अगली स्लाइड देखेंगे तो देखो ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। जो ग्लोब है वो भारत की स्थिति क्या है, इस प्रकार ग्लोब है। बाकी हम इसे नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो देखो ग्लोब पर भारत की स्थिति, आपको जो कलर में दिख रहे हैं ना, वो 7 बड़े महाद्वीप है। 7 बड़े महाद्वीप, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इनमें देखो भारत की स्थिति क्या है, भारत ग्लोब पर किस दिशा में स्थित, देखो ये है अपने 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आपको अक्षांश व देशांतर में तो पता ही होगा, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। बाकी हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे इसमें। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा। तो देखो भूमध्य रेखा क्या होती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को तो क्या, जैसे खींचने गई एक काल्पनिक रेखा है, जैसे अपना ये मैप है, तो मैप को क्या है, 2 बराबर भागों में बांटती है। सेंटर में क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा है। जितनी भी आडी रेखाएं खींची जाती है नक्शे पे, वो क्या है, अक्षांश रेखा है। और जितनी भी खड़ी रेखाएं खींची जाती है ना, लंबवत रेखाएं, वो क्या है, देशांतर रेखाएं। तो देखो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो क्या है, जो विश्व है उसको, पृथ्वी है या ग्लोब है, उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग हो गया उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला भाग हो गया दक्षिणी अक्षांश। तो देखो अक्षांश के माध्यम से पता करें भारत किस अक्षांश में है, तो भारत 0 डिग्री से ऊपर है, तो इसका तात्पर्य है कि भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, ये तो क्लियर आपके। फिर आपको एक दिख रही होगी 0 डिग्री, यह है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसे भी देखो, मैप को क्या है, ग्लोब क्या है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जितनी भी खड़ी रेखाएं खींची जाती है वो होती है देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर के माध्यम से देखिए हम कि भारत किस देशांतर में है, तो भारत पड़ता है, ये तो हो गया पूर्वी, क्योंकि पूर्वी दिशा में है, पूर्वी दिशा में है 0 डिग्री के, और ये है पश्चिमी दिशा में, तो ये हो गया पूर्वी देशांतर और ये हो गया पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। और ये हो गया उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, यह दक्षिणी अक्षांश, और यह है पूर्वी देशांतर। क्या, पूर्वी देशांतर। तो देखो ग्लोब पर यदि भारत की स्थिति पूछे ना, तो भारत अक्षांश कौन सा रहेगा, उत्तरी अक्षांश, और देशांतर कौन सा रहेगा, तो देशांतर रहेगा पूर्व या पूर्वी देशांतर। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति पूछे तो आप बता देना उत्तरी अक्षांश,
और पूर्वी देशांतर, उत्तरी पूर्वी देशांतर, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो देखो ये ग्लोब पर भारत की स्थिति है, वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आप एक बार रिपीट लगा देना क्लास को, जो नए हैं, कभी ये पार्ट को कभी पढ़ा नहीं है या इस कॉन्सेप्ट को कभी देखा नहीं है, तो आप एक बार वापस रिपीट लगा देना क्लास को। देखो भारत की स्थिति, तो देखो ग्लोब पर भारत की स्थिति कौन सी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा। गोला क्या? जो ग्लोब है अपना उसका आधा। तो आधे को, आधे उत्तरी आधे में है और पूर्वी आधे में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो ग्लोब पर स्थिति क्या है भारत की? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब देखो अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो है भारत का अक्षांशीय विस्तार। इसके अलावा बात करें देशांतरीय विस्तार में तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखो हम बात करें, ये हो गया 0, इससे ऊपर चलेंगे तो इधर आएगा 8। क्या आएगा? 8। एक बार मैं इसको रब करता हूं। जैसे हम इसके ऊपर चलते हैं 0 डिग्री अक्षांश के, तो इधर आएगा 8 डिग्री, 8 डिग्री जैसे ऊपर चलते हैं। ठीक है, समझ लो यहां है 8 डिग्री और ऊपर कितना है? यहां हो गया 8। बाकी जब जैसे देशांतर की तरफ माने तो यहां हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। इस प्रकार भारत का, और आगे हम देख लेंगे, जैसे मैप आएगा ना तो हम देख लेंगे। और देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिणी भाग में स्थित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी भाग में स्थित ग्रेट निकोबार, क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट। देखो इंदिरा पॉइंट, देखो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे आपको, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो तो है इंदिरा पॉइंट, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो वो कौन से अक्षांश पे है? 6 डिग्री 45 मिनट जो अक्षांश है अपना, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। तो आपके मन में होगा कि सर आपने तो अभी 8 डिग्री 4 मिनट बताया। तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट का जो अक्षांश है ना, वो भारत की मुख्य भूमि से है, भारत की मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से। आपने क्वेश्चन गाना सुना होगा आपने, काफी टाइम पहले एक पिक्चर आई थी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कुछ ऐसा सॉन्ग था। उसमें बता रखा है कि भाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत है वो भारत की क्या है? मुख्य भूमि। भारत की क्या है? मुख्य भूमि है वो। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम अक्षांश है अपना, वो है 8 डिग्री 4 मिनट। बल्कि पूरे भारत का पूछ ले तो है इंदिरा पॉइंट। पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कहां है इंदिरा पॉइंट? तो है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है। 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से स्थित है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। देखो यह है भारत का राजनीतिक नक्शा, भारत का राजनीतिक नक्शा है। इसमें बता रखा है कि 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश, जिनकी जानकारी हम अगली स्लाइड में लेंगे। देखो 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर की ओर कितनी रेखाएं हैं? तो ऊपर की ओर है 90 रेखाएं, और नीचे की ओर कितनी रेखाएं हैं? 90 रेखाएं। 0 डिग्री से ऊपर की ओर कितनी रेखाएं हैं? तो 90 रेखाएं। 0 डिग्री से नीचे की ओर कितनी रेखाएं हैं? तो वो है 90 रेखाएं। तो देखते हैं हम 23.5 डिग्री जो रेखा है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसका तो नाम है कर्क रेखा। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है ना, वो तो है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसका नाम है मकर रेखा। उसका नाम क्या है?
मकर रेखा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है उससे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या है उसका नाम, क्या है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा का देखो संबंध भारत से है। तो देखो कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, भारत के 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। वैसे खींची नहीं गई है धरती पे, क्या खींची नहीं गई है धरातल पे, एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है। काल्पनिक रेखा है ये कर्क रेखा। जैसे मैप होता है ना, मैप पे मान ली गई है कि भाई कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने राज्यों से गुजरती है भारत के, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। बचपन छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा है हमने। तो देखो कौन कौन से राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो साथ में, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। इसके साथ देखो जो झारखंड की राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। वो रांची कर्क रेखा पर स्थित है, या रांची शहर से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड की जो राजधानी है रांची, उससे क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो है झारखंड की राजधानी रांची। अब देखो भारत का जो आकार है, भारत का आकार या आकृति, आकृति, तो देखो भारत की आकृति किस प्रकार है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। किस प्रकार है भारत की आकृति, चतुष्कोणीय। किस प्रकार है, चतुष्कोणीय। इसके अलावा देखो एक और है, एक बिंदु और है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के आम स्क्वायर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। यह सामान्य जानकारी है, तो आप सभी को शायद पता होगी। 32,87,263 ये भारत का क्षेत्रफल है। इसके अलावा देखो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। कितना है, 2.4% है। मतलब जितनी बड़ी अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितना बड़ा स्थल भाग है, स्थल भाग है, स्थल भाग कितना है पृथ्वी पर, तो 29% है। स्थल भाग कितना है, 29%। उस 29% से स्थल भाग में भारत कितने प्रतिशत पर है, तो देखो भारत कितने प्रतिशत पर है, 2.4% पर क्या है, भारत है। विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। विश्व का 7वां बड़ा देश किसमें है, तो देखो क्षेत्रफल में क्या है, विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। 7वां बड़ा देश है भारत। तो एक क्वेश्चन उठ रहा होगा मन में कि सर 7वां बड़ा देश भारत, तो 6 बड़े देश कौन से, तो देखो 6 की बात करते हैं हम। 6 की बात नहीं करेंगे आज, हम बात करेंगे 10 की। क्या है, 10 की। तो देखो एक नंबर से विश्व क्षेत्रफल में जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वह है रशिया। एक नंबर पे क्या है, रशिया। रशिया की स्थिति देखो आप, तो एशिया के उत्तरी भाग में है, एशिया के उत्तरी भाग में है। 2 नंबर पे आता है कनाडा। क्या, कनाडा। तो देखो कनाडा, कनाडा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। 3 नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूएसए भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख शक्तिशाली देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नंबर पे आता है चाइना। 4 नंबर पे आता है चाइना। तो आप 4 से चाइना को लिंक कर सकते हो। 4 पे क्या है, चाइना। देखो 5 पे है ब्राजील। तो ब्राजील कौन से महाद्वीप में है, तो ब्राजील है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में 5 नंबर पे। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कि जो अमेजन नदी है वो ब्राजील देश की प्रमुख नदी है। अमेजन नदी है वो ब्राजील देश की प्रमुख नदी है। जल भराव की दृष्टि या जल क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। और लंबाई में कौन सी नदी है, लंबाई में है विक्टोरिया झील से निकलने वाली नील नदी। ठीक है, जिसके किनारे मिस्र की सभ्यता पनपी थी। ब्राजील के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप का भी हिस्सा है। 6 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया।
6 नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और कौन कौन से देश है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख देश है, बाकी छोटे बड़े और भी देश है इसमें। 7 पे आता है इंडिया यानी भारत। भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये 7 नंबर पे। बाकी 8वां है, देखो आप किताब में इतना ही दिखे है 7 तक की। 8वां अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। इसके बाद में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है। और इसके बाद में सूडान। तो देखो सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख देश है। ये हो गया सूडान। आपको आराम से समझ में आ जाएंगे दोस्तों, आप बस ध्यान से देखो इसको। इसके बाद में देखो भारत के बारे में बताया गया है। तो देखो भारत के जो अंतिम बिंदु है अपने देखेंगे, उत्तरी भारत का सबसे अंत में बिंदु कौन सा है, दक्षिणी भारत का सबसे अंत में बिंदु कौन सा है, इसी प्रकार पश्चिमी और पूर्व के अंतिम बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो जहां से 68 डिग्री 7 मिनट शुरू होता है, जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट, वो किस राज्य में पड़ता है, तो वो है गुजरात में। किस राज्य में है, गुजरात में है। कौन से राज्य में, तो गुजरात में। कौन से गांव से, तो गुहार मोती। कौन सा गांव है, गुहार मोती। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट जो पश्चिमतम बिंदु है, भारत का पश्चिमतम बिंदु है गुहार मोती, गुजरात राज्य में है। अक्षांश कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट। और जो भारत का पूर्वतम बिंदु है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा बिंदु है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये कौन से राज्य में है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अक्षांश क्या है इसका, 97 डिग्री 25 मिनट। गांव कौन सा है, कभी कभार गांव भी पूछ लेता है, तो किबिथु गांव है। कौन सा गांव है, किबिथु गांव है। हर बुक में अलग अलग नाम दिया रहता है, बल्कि हमने लिया है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, बाकी उत्तरी बिंदु की बात करें हम, तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है। कौन सा है, इंदिरा कोल है। ये है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। वैसे जम्मू कश्मीर राज्य में था, अब जम्मू कश्मीर राज्य रहा नहीं, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं 2। हालांकि ये अभी भी भारत में नहीं है, ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन ये भारत का अभिन्न अंग है। पीओके क्या है, भारत का अभिन्न अंग है, तो इसे भारत में ही देखा जा सकता है। इसके बाद में देखो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये कौन से राज्य में, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। कौन से राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। नाम क्या है, ये तो है भारत के मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट। ये तो है भारत की जो मुख्य भूमि है इसका, बल्कि जो भारत का पूर्णतः दक्षिणतम बिंदु, देखिए भारतीय देश का जो पूर्णतम दक्षिण बिंदु है वो पढ़ा था हमने इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। क्या रहेगा इसका, 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट जो है ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ऊपर कौन सा है, इंदिरा कोल। और बल्कि 8 डिग्री 4 मिनट का बारे में पूछे कि 8 डिग्री 4 मिनट का जो बिंदु है वो कौन से राज्य में, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, अगली स्लाइड देखेंगे, ये तो क्लियर है शायद। अब देख लो इंदिरा कोल बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट। इससे 8 डिग्री 4 मिनट के जो बीच की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है भारत की, 3214 किलोमीटर। इसके बाद में जो भारत का 68 डिग्री 7 मिनट अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी गुहार मोती से किबिथु, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य
इसके बीच में कितनी लंबाई है? तो ये है 2933। कितनी है? 2933, 2933 किलोमीटर। ठीक है। और इसमें बता रहा है कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगली स्लाइड। तो देखो कर्क रेखा के बारे में, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया कर्क रेखा के बारे में। अक्षांशीय रेखा है, मतलब पृथ्वी पर क्या है, आडी रेखा खींची गई है, वो है उनमें से एक रेखा है, वो उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। अक्षांश कौन सा है? इसके बारे में अक्षांश पूछे आपसे तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री या 23 सही 1/2, 23.5 डिग्री, ऐसे 23.5 डिग्री। बाकी मिनट में पूछ ले आपको तो 30 मिनट, मिनट में पूछ ले आपको 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है कहां, कौन से राज्य से गुजरती है? तो देखो एक नंबर है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात, क्योंकि सबसे पश्चिमतम बिंदु गुजरात में है, तो सर्वप्रथम गुजरात ही गिनेंगे। 2 नंबर पे आता है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। 3 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। 4 पे आता है छत्तीसगढ़। 5 में है झारखंड। 6 में है पश्चिम बंगाल। 7 में है त्रिपुरा। 8 में कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। आप एक बार क्लास को वापस रिपीट लगा देना, वापस आराम से समझ में आ जाएंगे। देखो भारत में जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति क्या है? भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। पिछली स्लाइड में इसके बारे में चर्चा की है हमने। पूर्व से पश्चिम की जो अधिकतम लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। इसके बारे में चर्चा की है हमने। देखो भारत में राज्यों की स्थिति, भारत में राज्यों की स्थिति, तो देखो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8। कितनी है? 8 है। लेटेस्ट आंकड़े हैं अभी एनसीईआरटी के। तो देखो 28 राज्य कैसे हैं? राज्य तो 29 थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, अगस्त 2019 में यह अधिनियम लाके क्या किया सरकार ने? जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा है वो छीन लिया था। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया और जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए और दोनों को बना दिए केंद्र शासित प्रदेश, यूटी बना दिए, यूनियन टेरिटरी। तो देखो कौन कौन से हैं उसमें? है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है उसकी राजधानी श्रीनगर है, और बाकी जो लद्दाख वाला पार्ट है तो उसकी राजधानी कौन सी है? उसकी राजधानी लेह है। कौन सी है? लेह। अब देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है, दादर नगर हवेली व दमन दीव। दादर नगर हवेली व दमन दीव को 26 जनवरी 2020 से 26 जनवरी 2020 से क्या है? केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इनको मर्ज किया गया। इनको क्या किया गया? मर्ज किया गया। पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, वैसे दोनों है गुजरात राज्य में। दोनों क्या है? दोनों है गुजरात राज्य में। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आते हैं। राजधानी क्या है दादर नगर हवेली व दमन दीव की? तो इसकी राजधानी रखी गई है दमन। क्या राजधानी रखी गई है? दमन। ठीक है। सबसे बड़े राज्य, तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े राज्य कौन से? कुल मिलाकर 28 राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान राज्य। उसके बाद में नंबर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश सन 2000 तक मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन फिर इससे क्या है झारखंड और छत्तीसगढ़ का क्या किया गया? पृथक राज्य बना दिया गया। तो इसके बाद में सन 2000 के बाद में राजस्थान क्या है? सब भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये प्रमुख जो बड़े राज्य है
उनका आरोही क्रम है। ठीक है, बड़े अवरोही क्रम, बड़े छोटे छोटे छोटे, इस प्रकार। ठीक है, सबसे छोटे राज्य है, देखो सबसे छोटे राज्य गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है, फिर नागालैंड है। ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम उसके बाद में छोटा राज्य है, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। भारत में सबसे बड़ा जिला, तो देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, किसी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो आता है कच्छ। कौन सा जिला है, कच्छ। राज्य कौन सा रहेगा कच्छ का, तो देखो राज्य रहेगा गुजरात। कौन से राज्य में कच्छ जिला, गुजरात। बाकी लेह भी जिला है, वो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, और जैसलमेर जिला वो है राजस्थान राज्य में। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो भारत में जो वर्तमान की स्थिति में जिले कितने हैं, तो देखो सितंबर 2023 की जो वर्तमान स्थिति है भारत में, तो जिले कितने हैं, 779। कितने हैं, 779 जिले हैं। सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश 75 के साथ में 1 नंबर पे है। इसके बाद में मध्य प्रदेश 52 के साथ में 2 नंबर पे है, और राजस्थान 50 जिलों के साथ में 3 नंबर पे है। राजस्थान का कौन सा स्थान है जिलों में, तो वो है 3 नंबर 50 जिलों के साथ में। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगली स्लाइड देखो, तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 10 सबसे बड़े राज्य। तो देखो ये राज्य आपको याद करने हैं, तो राज्यों की स्थिति है भारत के मैप पे, तो वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जियोग्राफी मान लो, राजनीति मान लो, जितनी भी आप सामान्य ज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, तो उनमें राज्य की स्थिति ज्ञात होनी चाहिए आपको। तो ये तो आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। बाकी मैं बता दूं तो देखो सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन इसको बना दिया गया है जम्मू कश्मीर, ये तो एक अलग यूटी आ गया, और लद्दाख है यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जिस पर शासित किसका हो, डायरेक्ट केंद्र सरकार का हो। ठीक है, इसके बाद में पंजाब राज्य है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये आ गया दिल्ली का भाग, ये है दिल्ली का भाग, उत्तराखंड, हिमाचल। इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका। बाकी आपको देखो खुद को जो राज्य आपको याद करने पड़ेंगे, राज्य और राजधानियां बताएंगे तो काफी लंबी हो जाएगी क्लास, काफी लंबी हो जाएगी क्लास। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड अपनी, भारतीय मानक समय, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST देखो क्या है, तो भारतीय मानक समय जो है, इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1947, मतलब 1 सितंबर 1947 को बनाया गया था भारतीय मानक समय। क्या है, तो देखो भारत में एक 82.82 एक पूर्वी देशांतर गुजरता है। भारत से क्या है, 82.82 एक पूर्वी देशांतर गुजरता है, जो कि प्रयागराज, देखो पुरानी किताबों पढ़ने को मिलता है कि इलाहाबाद के नैनी से, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद जो शहर है उसका नाम प्रयागराज कर दिया है। तो अब जितनी भी लेटेस्ट किताबें आ रही हैं एनसीईआरटी, उनमें प्रयागराज आपको देखने को मिलेगा। तो ये 82.82 जो पूर्वी देशांतर है, ये प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, और इस जो यहाँ का टाइम होता है वो पूरे भारत के लिए मान्य है। जो प्रयागराज के जो नैनी में जो टाइम है अभी, वो टाइम पूरे भारत में एक स्टैंडर्ड टाइम है, एक मानक समय है। स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय है। यहाँ का जो समय है वो पूरे भारत में लागू होता है, और इससे के अनुसार पूरे भारत में क्या है, समय निर्धारित किया जाता है। अब देखो ये जो 82.82 जो रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये देखेंगे। तो देखो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। राज्य कौन कौन से है भाई, तो देखो राज्य कौन कौन से हैं। एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, ये आ गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश की कुछ ही सीमा है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद में उड़ीसा हो गया, और बाकी आपका आंध्र प्रदेश, इसमें विभाजित नहीं आंध्र प्रदेश, ये विभाजित हो गया आंध्र प्रदेश।
ठीक है। तो 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपके क्लियर है। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बाकी बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, भारत के पड़ोसी देशों की, तो देखो भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देश देखो, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, इधर चीन हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। बाकी जो नीचे कोस्टल एरिया है वो हमने अगली स्लाइड में रखा है, श्रीलंका, मालदीव वगैरह अगली स्लाइड में देखेंगे आपको। ये केवल स्थलीय सीमा वाले देश है जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा रेखा यानी धरातलीय सीमा को साझा करता है। वो देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये स्थलीय सीमा से लगने वाले देश हैं। अब देखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का देखो वैसे भारत के साथ में डायरेक्ट कोई सीमा लगती नहीं है, हालांकि लगती है जो भारत का जो पीओके वाला भाग है, जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है पीओके जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, अनाधिकृत कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाक जो ऑक्यूपाइड कश्मीर भाग है इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में। इसकी सीमा लगती है कौन से राज्य में आता था पहले? तो जम्मू कश्मीर राज्य में आता था पहले। अभी लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें पीओके को शामिल किया गया है। सीमा लगती कितनी है भाई? तो सीमा लगती है 106 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में। किस राज्य या यूटी से लगती है? तो वो लगती है लद्दाख जो अपना यूनियन टेरिटरी है उसके साथ में अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। फिर हो गया भूटान। तो भूटान के देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, भूटान देखो ये रहा भूटान, आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ये रहा भूटान। तो देखो भूटान के साथ में एक तो है सिक्किम। सिक्किम नेपाल के साथ में भी लगेगा, चीन के साथ में भी लगेगा और भूटान के साथ में भी लगेगा। तो बेहतर होगा कि आप जो नक्शा है इसको एक बार कंठस्थ याद कर ले, एक बार अच्छी तरीके से देख ले नक्शे को कि भाई किस राज्य की स्थिति किस दिशा में है, किस साइड में है। तो देखो भूटान के साथ में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के जो हिस्सा है वो लगता है भूटान के साथ में। तो देखो भूटान की सीमा लगती है वो 600 कितनी है? 699, एक मिनट, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर लगती है भूटान की भारत से सीमा। अब देखो म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। म्यांमार किस दिशा में है? भारत के तो पूर्वी दिशा में। तो जितने भी पूर्वी राज्य है उनमें से कौन कौन से? तो देखो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। उनकी सीमा लगती है म्यांमार के साथ में। सीमा लगती कितनी है भाई? तो लगती है देखो 1643 किलोमीटर। ठीक है। देखो पाकिस्तान, तो देखो पाकिस्तान के साथ में 3 राज्यों की सीमा लगती है। 3 तो राज्य है अपने, बाकी दो हो गए अपने केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसके बाद पंजाब राज्य आ गया, इसके बाद राजस्थान राज्य आ गया, राजस्थान के बाद में कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। तो पाकिस्तान के साथ में 3 तो राज्य है, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, बल्कि दो हो गए यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। सीमा कितनी लगती है भाई? तो सीमा लगती है भाई साहब 3310 किलोमीटर। 3310 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है, 3310 किलोमीटर। अगला है अपना बांग्लादेश, अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश को देखेंगे। बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में। कितने राज्यों की सीमा? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो देखो पश्चिम बंगाल हो गया, मैं आउटलाइन कर देता हूं, पश्चिम बंगाल हो गया, इसके बाद में आता है असम, असम की सीमा, इसके बाद में मेघालय, मेघालय में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो राज्य है वो म्यांमार तथा बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बाकी आप इस थ्योरी को न देख के आप यदि मैप को समझने का प्रयास करेंगे ना तो आपको जल्दी याद होगा ये।
हालांकि थ्योरी को आप एक बार पढ़ लेना, बल्कि मैप को देखने से आसानी से याद होता है। नक्शे को देखो ज्यादा से ज्यादा। ज्योग्राफी की पहली कंडीशन ही है यही है कि आपको नक्शा या मैप आना चाहिए, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो विश्व का हो, वर्ल्ड का हो, मैप आना चाहिए। अगला जो अपने देश है वो चीन है। तो चीन के साथ में देखो, एक तो हो गया अपना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। कौन सा? लद्दाख हो गया, यूटी। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो देखो सिक्किम की जो सीमा लगती है वो 3 देशों से लगती है। सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में है, बल्कि ये सीमा चीन से भी लगती है। तो राज्य कितने हो गए? तो राज्य हो गए 4 राज्य हो गए चीन के साथ। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य हो गए। और एक हो गया यूटी, यूनियन टेरिटरी। सीमा कितनी लगती है चीन के साथ? तो एक हो गई 3488 किलोमीटर। कितने? 3488 किलोमीटर। ठीक है। अगला देश देखेंगे नेपाल। अपना सबसे अच्छा पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है। तो नेपाल के साथ में देखो, सिक्किम तो है ही, पश्चिमी बंगाल का कुछ हिस्सा लगता है नेपाल के साथ में। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सीमा कितनी लगती है? तो 1752। कितनी लगती है? 1752। ये तो वो देश थे अपने पड़ोसी देश जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है। अब देखेंगे जलीय सीमा। तो देखो श्रीलंका है। श्रीलंका वैसे अपना पड़ोसी देश है, अपने पास में, लेकिन स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। श्रीलंका स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो भारत व श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत व श्रीलंका को अलग करता है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। इसके बाद देखो मालदीव। तो मालदीव की स्थिति देखेंगे हम, लक्षद्वीप के नीचे है और हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। किस प्रकार का द्वीप है? द्वीपीय देश है हिंद महासागर में। किसी प्रकार से स्थलबद्ध देश नहीं है मालदीव, एक द्वीपीय देश है। स्थिति क्या है? लक्षद्वीप के नीचे। तो लक्षद्वीप अपना एक हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी है भारत की, तो ये भी अपना पड़ोसी देश होगा। अब देखो कुछ डायरेक्ट पूछने वाले प्रश्न है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखेंगे हम 15,200। 15,200 भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई है। राज्य कितने लगते हैं? 15,200। ये जो लंबाई है इस पे, तो इस पे देखो 16 तो राज्य है। कितने राज्य हैं? 16 तो राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो इस पे केंद्र शासित प्रदेश है 2। कौन कौन से भाई? तो 2 हो गए, एक तो ये जो जम्मू कश्मीर हो गया और एक हो गया लेह लद्दाख। ठीक है। ये 2 हो गए अपने केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? 15,200। 15,200। साफ नहीं दिखता है आपको तो हल्की सी, जैसे मोबाइल में यूट्यूब पे देख रहे हो आप, तो एक क्वालिटी का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, तो आप क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, बढ़ा लीजिए आप क्वालिटी, ताकि आपको साफ दिख जाए। देखो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? एक तो ये क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो हम चर्चा कर रहे थे बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। कितनी लगती है भाई? तो इसकी लगती है 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा के साथ लगने भारत का पड़ोसी देश है ये। बांग्लादेश की सीमा है वो भारत के साथ 4,096 किलोमीटर लगती है। 4,096 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ में। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि भारत के जो 16 राज्य सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा, 16 राज्य है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है, तो उनमें से सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य की है? जो 16 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है, उनमें से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस राज्य की है? तो देखो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो अपने राजस्थान की है। राजस्थान किस देश के साथ सीमा लगाता है? तो वो है पाकिस्तान। सीमा साझा किस देश के साथ करता है राजस्थान? तो वो पाकिस्तान देश है। तो राजस्थान कितनी हो गई? तो हो गई 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर। इसके बारे में हम राजस्थान अध्ययन पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा
करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। अब एक हो गया सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो देखो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड लगाता है किसके साथ में, म्यांमार के साथ में सबसे छोटी सीमा लगाता है। वो राज्य जिसकी सीमा रेखा सबसे छोटी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे छोटी है, तो कौन सा है, नागालैंड। अब देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा किस राज्य की लगती है। तो भारत में जो राज्य है तो उनमें एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगती है, जिसके ज्यादा सबसे पड़ोसी राज्य है। तो देखो वो है यूपी। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसकी सीमा 8 तो राज्य से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 8 तो राज्य से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश की लगती है, और बाकी अब 8 राज्य ये आपको पता करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। नक्शे पे देख के आपको पता करना है कि राज्य जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, यूटी भी है, तो इसकी भी सीमा लगती है। अब देखो बहुत सारे कुछ राज्य ऐसे हैं जो न तो समुद्री सीमा बनाते हैं न स्थलीय सीमा बनाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न तो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं न किसी कोस्टल एरिया यानी तटीय सीमा पर स्थित है। कोस्टल एरिया है जो तटीय सीमा है उस पे स्थित है। तो बहुत 16 तो राज्य पढ़े थे हमने जो कहां पे स्थित है, 16 तो राज्य अपने स्थित है। 16 तो राज्य है ऐसे हैं जो क्या है, स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत की क्या है, स्थलीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य ऐसे जो जलीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य, 16 9 हो गए 25, 16 9 25, जिसमें से 2 गुजरात और पश्चिम बंगाल जो बनाते हैं, जलीय भी बनाते हैं, जलीय सीमा भी है, तटीय सीमा भी बनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी, स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो 2 को काट दो 25 से, तो 25 में 2 निकाले बच गए 23। अब देखो 5 राज्य ऐसे हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो तटीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। वो मतलब स्थलबद्ध है, वो भारत के आंतरिक भाग में स्थलबद्ध है जिसकी सीमा न तो तटीय है न अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं, तो देखो ऐसे राज्य हैं, 1 नंबर पे हो गया अपना हरियाणा। तो देखो हरियाणा किसी भी देश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। एक हो गया अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भी सीमा किसी राज्य या तटीय क्षेत्र से नहीं लगती है। इसके बाद में हो गया छत्तीसगढ़। तो देखो छत्तीसगढ़ भी एक स्थलबद्ध राज्य है। इसके बाद में झारखंड हो गया। झारखंड भी क्या है, एक स्थलबद्ध राज्य है जिसकी सीमा न तो किसी देश से लगती है न किसी प्रकार के तट को इसकी सीमा छूती है। इसके बाद में एक राज्य अपना तेलंगाना, वो अगली स्लाइड में है। तो तेलंगाना भी है, वो स्थलबद्ध राज्य है, स्थलबद्ध राज्य है। एक देव क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, उसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है उसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। 4 राज्य कौन कौन से है, एक हो गया एमपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो देखो सोनभद्र जिला किस लोकेशन में, सोनभद्र जिला इस लोकेशन पर है, यह है सोनभद्र जिला। ये तो देखो चेंज करके बता देता हूं, ये हो गया अपना सोनभद्र जिला। तो देखो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, उसकी सीमा एमपी भी से लगती है, बिहार से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है और छत्तीसगढ़ से भी लगती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो अगली स्लाइड, देखो समुद्री सीमा के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे हम। भारत की समुद्री सीमा, देखो समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर लंबी है। जो भारत की जो मुख्य भाग की समुद्री सीमा है, देखो गुजरात से लेके पश्चिमी बंगाल से, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये 2 द्वीप है अपने, 2 द्वीप है, उनकी भी इंक्लूड कर ले समुद्री सीमा तो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। कितनी, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में पश्चिमी तट। अब देखो जो पश्चिमी तट अपना, जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट अपना, उसको देखो आप, ये यहां से गुजरात से शुरू होता है, ये अपना हो गया पश्चिमी तट। तो देखो पश्चिमी तट है, इसपे 5 राज्य स्थित है। कितने राज्य स्थित है, 5 राज्य स्थित है पश्चिमी तट पे।
कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। कौन कौन से भाई? देखो, एक नंबर हो गया गुजरात, एक नंबर गुजरात हो गया, 2 नंबर हो गया महाराष्ट्र, 3 नंबर हो गया भाई गोवा, 4 नंबर हो गया कर्नाटक और 5 नंबर हो गया केरल। 5 नंबर कौन सा हो गया? केरल। ये तो हो गई जो वेस्टर्न अपना कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट की बात। अब देखो पूर्वी तट की, देखो तो पूर्वी तट की जो सीमा है उसके साथ जो 4 राज्य हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे। एक नंबर हो गया तमिलनाडु, 2 नंबर हो गया आंध्र प्रदेश, 3 नंबर हो गया उड़ीसा, 4 नंबर हो गया पश्चिमी बंगाल। 4 नंबर कौन सा हो गया? पश्चिमी बंगाल। तो देखो भाई अब पूर्वी तट पर कौन से हो गए? 4 राज्य, और पश्चिमी तट पे कौन से हो गए? 5 राज्य। 5 + 4 कितने हो गए भाई? 9 राज्य। तो इसका मतलब है कि 9 जो राज्य हैं वो क्या है? अपनी तटीय सीमा बनाते हैं, कोस्टल एरिया पे वो क्या है? स्थित है। उनकी स्थिति क्या है? तो उनकी स्थिति है भारत की समुद्री सीमा के पास, या उनकी स्थिति है भारत के समुद्री सीमा पर है स्थिति। अब देखो जो 9 राज्य है उनमें से सबसे लंबी तटीय सीमा, जो 9 राज्य है ईस्टर्न कोस्ट व वेस्टर्न कोस्ट वाले, तो इनमें सबसे लंबी तटरेखा है वो है गुजरात की। किस राज्य की है? गुजरात की है। इसके बाद में आंध्रा की है, उसके बाद में तमिलनाडु की है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? तो गुजरात की है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की जो किताब है 10th क्लास की उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, 9th क्लास के में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक देखो सबसे छोटी तटरेखा है, तो देखो सबसे छोटी तटरेखा है वो गोवा। सामान्य सी बात है, सबसे छोटा राज्य अपना भारत का, तो सबसे छोटी तटरेखा भी इसी की होगी, गोवा की। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो तट है अपना, 9 राज्य जिसमें सम्मिलित है, 9 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं तट से। तो देखो इसके कुछ नाम है, जिस प्रकार का क्षेत्र है तो उसमें नाम है। देखो गुजरात से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर मुंबई तक इसका नाम क्या है? काठियावाड़। क्या है? काठियावाड़ का तट। गुजरात से लेकर मुंबई तक नाम क्या है? काठियावाड़ का तट। अब देखो मुंबई से लेके जो मंगलूर, मुंबई से लेके जो मंगलूर कोच्चि का जो एरिया है, यानी कर्नाटक का जो एरिया है, मुंबई से लेके जो कर्नाटक का जो एरिया है मंगलुरु तक, तो वहां तक इसको बोलते हैं कोक्कण। क्या नाम इसका? कोक्कण तट, कोक्कण। ठीक है, मुंबई से लेके मंगलुरु, और मंगलुरु से लेके जो अपना तिरुवनंतपुरम वाला इलाका है यहां तक बोलते हैं इसे मालाबार। क्या बोलते हैं? मालाबार। देखो माला के समान है, ऐसा इस प्रकार माला के समान है तो इसे बोलते हैं मालाबार। ठीक है, अब देखो ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये होता है पश्चिम बंगाल से शुरू और तमिलनाडु की सीमा तक है, तमिलनाडु केरल की सीमा तक है। तमिलनाडु केरल की सीमा से स्टार्ट होकर जो पुडुचेरी है, जो पुडुचेरी है अपनी, वहां तक तो बोलते हैं इसे कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। पुडुचेरी से जो पश्चिम बंगाल का जो इलाका है इस यहाँ तक बोलते हैं इसे उत्तरी सरकार। अब देखो उत्तरी सरकार में 2 तटीय मैदान आते हैं। कौन कौन से? तो आंध्रा का मैदान है और एक उत्कल का मैदान है। कौन सा? उत्कल का मैदान है, उत्कल यानी ओडिशा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी अपना जो चैप्टर था आकार व स्थिति, ये लगभग कंप्लीट है। और ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। ठीक है, तो देखो सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? प्रेम क्लासेज। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ है वो आपको हुबहू अब वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो टेलीग्राम चैनल का नाम प्रेम क्लासेज। कोचिंग का एप्लीकेशन भी है, तो उससे डाउनलोड कर ले। एप्लीकेशन नाम क्या है? प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए आप, प्रेम क्लासेज। इस पे क्या आपको डेली टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी अपडेट होती है कोर्स से संबंधित वो आपको इस पे अपडेट मिल जाएगी। एनी फॉर इंक्वायरी तो संपर्क ना हो, हेल्पलाइन नंबर है अपने, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। ओनली फॉर व्हाट्सएप, नो कॉल। ठीक है, बाकी हमने अच्छी कोशिश की है, तो लगभग ये 2-2.5 घंटे का जो मैटर है हमने 50-55 मिनट पे कराने की कोशिश की है। और हालांकि मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था कि सावधानी बरती गई है, लेकिन फिर भी कोई देखो थोड़ी समस्या रह जाती है, पूर्णतः किसी में भी नहीं होती। तो देखो किसी प्रकार की गलती है तो उस गलती के बारे में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, सुझाव दे सकते हैं आप।
जो आपके विचारणीय सुझाव है आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।